बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी गुरुकुल के एक और नई वीडियो में। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जो बच्चे बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। और यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, और यदि आपने पहले से सब्सक्राइब किया है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि बाबूराव विष्णु फराडकर इनमें से किस दैनिक पत्र के संपादक रहे। पहला सवाल है कि बाबूराव विष्णु फराडकर इनमें से किस दैनिक पत्र के संपादक रहे। दैनिक जागरण, दैनिक आज, अमर उजाला और हिंदुस्तान। तो आपको बताना है कि किसके इसमें से संपादक जो है वो रहे। तो आपको उत्तर इसका बताना है किसके संपादक रहे। तो देखो बच्चों, बाबूराम फराडकर जो थे वो दैनिक आज के संपादक थे, और 5 सितंबर 1920 से 24 तक जो है संयुक्त रूप से संपादक रहे। इसके बाद संपादक बने और फिर इनको जो है प्रधान संपादक जो है वो बनाया गया। तो पहले वाले का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। चलिए, सवाल नंबर दूसरा कह रहा है कि इसमें से सफल का विलोम नहीं है। आपको ये बताना है कि इसमें से सफल का विलोम नहीं है। इसमें एक शब्द लिखा है सफल, और आपको बताना है कि इसमें से कौन ऐसा है जो विलोम उसका नहीं है। असफल, विफल, कुफल और निष्फल। तो एक विलोम नहीं है, मतलब सफल के 3 विलोम हो सकते हैं या बन सकते हैं, इसमें से एक कौन इसमें से जो है वो नहीं बन सकता है। तो देखो बच्चों, सफल का विलोम कुफल नहीं बन सकता है, जबकि सफल का असफल भी हो सकता है, विफल भी हो सकता है और निष्फल भी हो सकता है। कुफल जो है वो सुफल का विलोम है। कुफल किसका विलोम है? तो अगर आप देखोगे तो कुफल जो है वो सुफल का विलोम है। किसका विलोम है? सुफल का विलोम है। तो इसका उत्तर सी सही हो जाएगा, दूसरे का। चलिए, तीसरा देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि धर्म क्षेत्रे और कुरुक्षेत्रे कहानी के लेखक कौन है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे कहानी के लेखक कौन है, आपको ये बताना है। तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे के लेखक हैं बच्चों, देखो दूधनाथ सिंह हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि इसका जो है वो उत्तर डी होगा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र दूधनाथ सिंह का है। दूधनाथ सिंह का जन्म 17 अक्टूबर 1936 को सोबंधा गांव बलिया में हुआ था, और इनकी मृत्यु जो है 12 जनवरी 2018 को हुई थी। इनके अगर और कहानी संग्रहों को देखेंगे तो सपाट चेहरे वाला आदमी जो 1967 में प्रकाशित हुआ था, सुखांत है, माई का शोक गीत 1992 है, और लेटेस्ट इनका था जो कुछ साल पहले प्रकाशित हुआ जिसका नाम जलमुर्गियों का शिकार है। तो उत्तर तीसरे का डी हो जाएगा। चलिए, चौथे में कह रहे हैं कि मैंने आम खाया है, यह वाक्य किस काल को प्रदर्शित करता है। कह रहे मैंने आम खाया है, यह वाक्य किस काल को प्रदर्शित कर रहा है। भूतकाल को, भविष्यत काल को, वर्तमान काल को, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो बच्चों, मैंने आम खाया है, ये भूतकाल को प्रदर्शित कर रहा है। किसको प्रदर्शित कर रहा है? यह भूतकाल को प्रदर्शित कर रहा है। चूंकि इसमें क्रिया के तत्काल समाप्त होने की सूचना दी गई है, इसलिए इसको जो है भूतकाल कहेंगे। और भूतकाल में आसन्न भूतकाल है। कौन सा भूतकाल है? तो भूतकाल में ये आसन्न भूत है। कौन सा है? आसन्न भूत है। चलिए, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। हिंदी नए चाल में ढली भारतेंदु जी की यह पंक्ति उनकी किस रचना से ली गई है। हिंदी नए चाल में ढली भारतेंदु जी की यह पंक्ति उनकी किस रचना से ली गई है? भारत दुर्दशा, कालचक्र, अंधेर नगरी या बादशाह दर्पण। तो आपको बताना है कि हिंदी नए चाल में ढली है उनकी किस रचना से जो है वो ली गई है। तो देखो बच्चों, यह बात 1873 की है, और ये बात कही गई थी, और ये जो है उनकी एक रचना है जिसका निबंध संग्रह, जिसका नाम कालचक्र निबंध है उनका। और कालचक्र की भूमिका से जो है आ, कालचक्र की भूमिका से जो है यह लिया गया है। चलिए, अगला देखिए क्या कह रहा है। 6 में कह रहा है कि ढेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच लोगन कबित किनो खेल करी जानियो है। ये पंक्ति किस कवि की है? तो छठवें का आपको बताना है कि यह पंक्ति किस कवि की लिखी हुई है। ठाकुर की है, घनानंद की है, भिखारी दास की है, या देव की है। तो देखो बच्चों, यह पंक्ति जो है वो ठाकुर की है। किसकी है? ठाकुर की है। और ठाकुर जो है रीति मुक्त धारा में आते हैं,
रीतिकाल के कवि हैं, जबकि सभी रीतिकाल में है। ठाकुर और घनानंद जो है वो रीति मुक्त में है। बिहारी और देव जो है वो रीतिबद्ध शाखा के अंतर्गत आते हैं। चलिए, सातवां में क्या कह रहा है? कह रहा है कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती कमलिनी कुल बल्लभ की प्रभा। इस कविता में छंद क्या है? तो आपको ये बताना है कि सातवें में कौन सा छंद जो है इसमें है, आपको छंद बताना है। वसंतस्त है, द्रुत विलंबित है, या दुर्मिल है, या वसंतल का है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा छंद जो है किस छंद में है लिखा गया है। तो बच्चों यह द्रुत विलंबित छंद में लिखा गया है। और द्रुत विलंबित छंद 12 वर्णों का छंद होता है। नगड़ भगड़ भगड़ और रगड़ से कुल 12 वर्ण होते हैं। उसमें इसका जो है वो सूत्र होता है, नगड़ होता है, भगड़ होता है, भगड़ होता है और रगड़, और इस तरह कुल 12 वर्णों वाला यह जो है एक वर्णिक छंद है। और यदि आप वंशस्थ को देखते हैं तो ये भी 12 वर्णों का है और जगड़ तगड़ जगड़ और रगड़ से मिलकर के बना है। और अगर दुर्मिल को अगर आप देखेंगे तो दुर्मिल का अर्थ चंद्रकला भी है। एक सवया सगड़ पर आधारित छंद होता है और इसके चरण में 24-24 वर्ण होते हैं और 8 आवृत्तियां होती हैं। दुर्मिल में होता है। जबकि वसंत तिलका जो छंद है यह 14 वर्ण का होता है। तगड़ भगड़ जगड़ और जगड़ और अंत में 2 गुरु होते हैं बसंत तिलका में। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है इसमें वो शुद्ध लिखा है। यह असली गाय का घी है, यहाँ शत्रु से खतरा है, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया, इस प्रकार यहाँ अनेक प्रकार के आविष्कार हुए। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा वाक्य जो है 8वें का शुद्ध आपको बताना है। तो बच्चों 8वें में जो हो जाएगा वो सी वाक्य क्या है, वो शुद्ध है। जबकि असली गाय का घी नहीं है, गाय का असली घी होता है। और यहाँ शत्रु से खतरा नहीं बल्कि शत्रु से खतरा है, और यहाँ अनेक प्रकार के आविष्कार हुए। तो बाकी तीनों अशुद्ध हैं और शुद्ध जो है वो सी है। चलिए 9वां उत्तर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः कितने स्वर और कितनी व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है? तो आपको बताना है कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने जो है मानक वर्णमाला में कितने स्वर और कितने व्यंजन ध्वनियों को स्थान जो है वो दिया है। तो बच्चों अगर 9वीं का उत्तर देखेंगे तो इसमें आपको उत्तर सी हो जाएगा। 11 स्वर और 35 व्यंजन को स्थान दिया है। 33 मूल वर्णों को, साथ में 2 उच्छिष्ट व्यंजनों को जोड़ दिया गया, तो उसकी संख्या कितनी हो गई? 35 हो गई। चलिए 10वें में कह रहा है कि उच्चारण की दृष्टि से अ और आ का स्वर कौन सा है? तो आपको बताना है कि उच्चारण की दृष्टि से अ और आ स्वर कौन सा है? तालव्य है, मूर्धन्य है, ओष्ठ है या कंठ है? तो आपको बताना है कि अ आ स्वर क्या है। तो बच्चों आ स्वर जो है वो कंठ स्वर है, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान कंठ से होता है। तो 10 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 11 में कह रहा है कि अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। आपको बताना है कि अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। तो बच्चों अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल 8 भेद होते हैं। निषेधवाचक भी उसमें है, इच्छावाचक भी है, विधानवाचक भी है, लेकिन सत्यतावाचक वाक्य जो है वो नहीं होता है। अर्थात ऑप्शन डी जो है 11 का वो इसमें सही नहीं है, क्योंकि अर्थ के आधार पर वाक्य का यह भेद जो है वो नहीं है। यह वाक्य के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद नहीं होता है। चलिए 12 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की संस्मरण कृति कौन है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की संस्मरण कृति कौन है? ए कह रहा है जिनके साथ जिया, बी योग पुरुष, सी यादों की तीर्थ यात्रा, और डी कह रहा औरों के बहाने। तो आपको बताना है कि राजेंद्र यादव की इसमें संस्मरण कृति कौन है। तो बच्चों राजेंद्र यादव की जो संस्मरण कृति है वो है औरों के बहाने। तो 12 का उत्तर डी हो जाएगा, और इसका प्रकाशन 1981 में हुआ था। जिनके साथ जिया ये भी 1981 के आसपास का ही है, अमृतलाल नागर का है। युग पुरुष जो है वो रामेश्वर शुक्ल अंचल का है, इसका प्रकाशन 1983 में है। और यादों की तीर्थ यात्रा विष्णु प्रभाकर का है और इसका 1981 में है। तो जिनके साथ जिया जो है वो अमृतलाल नागर का, युग पुरुष जो है वो रामेश्वर शुक्ल अंचल का, और यादों की तीर्थ यात्रा विष्णु प्रभाकर का, और औरों के बहाने राजेंद्र यादव का। ठीक, चलिए अगला देखते हैं 13 में क्या कह रहा है।
कह रहे हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया है। कह रहे कि हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया है रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने या डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। तो आपको बताना है कि आदिकाल के लिए आधार काल नाम किसने दिया। और बच्चों आपको पता है कि हिंदी साहित्य में आदिकाल को व्याघातों का काल कहा जाता है। सबसे अधिक विवाद अगर नामकरण को लेकर के हिंदी साहित्य में अगर रहा तो वो भी आदिकाल को लेकर के रहा है, क्योंकि आदिकाल में के नामकरण को लेकर के बहुत सारे विद्वानों के अलग अलग अपने मत हैं। तो आपको 13 का उत्तर बताना है, तो बच्चों 13 का उत्तर डी हो जाएगा। यह बात मोहन अवस्थी ने कहा था। चलिए अगला देखते हैं 14 में क्या कह रहा है। कह रहे कि राम काव्य धारा से संबंधित कृति राम ध्याय मंजरी इसमें से किसकी रचना है। कह रहे कि राम काव्य धारा से संबंधित कृति राम ध्याय मंजरी इसमें से किसकी रचना है। प्राणचंद्र चौहान की, अग्रदास की, हृदय राम की या प्रिया दास की। तो 14 का उत्तर आपको बताना है कि यह कृति जो है वो राम से संबंधित है और लेकिन किसकी है। तो 14 का उत्तर हो जाएगा बी अग्रदास की। किसकी है? अग्रदास की है। चलिए 15 में क्या कह रहा है। कह रहे कि सार सुधा निधि पत्र के संपादक थे। कह रहा कि सार सुधा निधि पत्र के संपादक थे पंडित सदानंद मिश्र, बख्तावर सिंह, पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र या रामदास सिंह। तो आपको बताना है कि सार सुधा निधि पत्र के संपादक कौन थे। तो बच्चों 15 का उत्तर हो जाएगा ए सही हो जाएगा, पंडित सदानंद मिश्र। और इसके बारे में आप जान लें 13 अप्रैल सन 1879 को यह प्रकाशित हुआ था और इसके संयुक्त संपादक थे पंडित जो है वो दुर्गादत्त सह संपादक थे और साथ में गोविंद नारायण और शंभुनाथ भी इसके संपादन कार्य में शामिल थे। चलिए अगला देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है श्रीलाल शुक्ला के अति प्रसिद्ध उपन्यास राग दरबारी में किस गांव का चित्रण हुआ है। कह रहा है श्रीलाल शुक्ला के अति प्रसिद्ध राग दरबारी उपन्यास में आपको किस गांव का चित्रण देखने को मिलता है। मीरगंज का, मेरीगंज का, शिवपालगंज का या गंगौली का। तो आपको बताना है कि किस गांव का चित्रण देखने को मिलता है। तो बच्चों इसमें जो है वो शिवपालगंज की कथा हमें देखने को मिलती है, जबकि मेरीगंज जो है वो आपको मैला आंचल में दिखाई देगा और गंगौली जो है आपको आधा गांव जो है राही मासूम रजा का उपन्यास है उसमें दिखाई देगा आपको। चलिए 17 में क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नागार्जुन का नहीं है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नागार्जुन का नहीं है। ए कह रहा है युग की गंगा, बी कह रहा है युग धारा, सी प्यासी पथराई आंखें और डी कह रहा है तुमने कहा था। तो बताना है कि कौन नागार्जुन का इसमें नहीं है। तो बच्चों नागार्जुन का युग की गंगा नहीं है ना, पहला नहीं है, क्योंकि यह केदारनाथ अग्रवाल का है। 1947 में प्रकाशित हुआ था आजादी के पहले और मार्क्सवाद पर आधारित ये रचना इनका काव्य संग्रह माना जाता है। चलिए 18 में क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से लेखक और यात्रा साहित्य से संबंधित उनकी कृति का एक युग्म गलत है, वह कौन है। तो आपको यहाँ एक युग्म मिल गया है यात्रा वृत्तांत का, यात्रा साहित्य का। बताना है कि इसमें से कौन गलत है। निर्मल वर्मा चीणों पर चांदनी सही है, आगे एक बूंद सहसा उछली सही है, धर्मवीर भारती किन्नर देश में ये भी सही है, रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि ये सही नहीं है, क्योंकि चिंतामणि जो है वो यात्रा वृत्तांत न होकर के निबंध संग्रह है। तो 18 का डी हो जाएगा। चलिए 19 में कह रहा है कि यशोदा शब्द में कौन सी संधि है। आपको बताना है कि यशोदा शब्द में कौन सी संधि है। ए विसर्ग है, बी गुण है, सी यण है और डी व्यंजन है। तो बताना है कि यशोदा शब्द में कौन सी संधि है। तो देखो बच्चों यशोदा शब्द में जो है वो विसर्ग संधि है, यशः धन दा है, तो विसर्ग हो जाएगा 19 का ए सही हो जाएगा। चलिए 20 में कह रहा है कि इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। कह रहा है इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है त्रिपटक, भारत, लेखक और गंगा। तो आपको बताना है कि कौन इसमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो देखो बच्चों इसमें सी जो है लेखक वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक, लेखक जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। कैसी है? जातिवाचक है। जबकि त्रिपटक, भारत और गंगा ये तीनों जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। चलिए 21 में कह रहा है कि रीतिकालीन कवि मतिराम द्वारा लिखित ग्रंथ ललित ललाम है। तो आपको बताना है कि मतिराम का एक ग्रंथ है जिसका नाम ललित ललाम है, वो क्या है? पिंगल ग्रंथ है, रस निरूपण ग्रंथ है,
अलंकार ग्रंथ है या इनमें से एक भी नहीं। तो आपको बताना है कि ये क्या है। तो देखो बच्चों 21 का उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। यह एक अलंकार ग्रंथ है और मतीराम की अन्य रचनाओं में रसराज भी है, फूल मंजरी, अलंकार पंचाशिका, ये इनकी प्रमुख रचनाएं मानी गई हैं। चलिए 22 में क्या कह रहा है कि तुम बहन कर सको जन 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 मन में मेरे विचार, बाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। ये पंक्तियां सुमित्रा नंदन पंत की किस कृति से उद्धृत की गई हैं। तो आपको बताना है कि ये पंक्ति जो है पंत की किस रचना से ली गई है, युगांत से, ग्राम्या से, गुंजन से या स्वर्ण धूलि से। तो बताना है कि किससे ली गई है। तो बच्चों अगर 22 का उत्तर अगर देखें हम तो इसका उत्तर बी हो जाएगा, यह ग्राम्या से ली गई है। चलिए 23 में कह रहा है कि दुर्गा एकांकी नाटक के रचनाकार है। आपको बताना है कि दुर्गा एकांकी जो है उसके नाटककार कौन है, दुर्गा एकांकी का। तो 23 का उत्तर हो जाएगा बच्चों कौन है, जगदीश चंद्र माथुर, उपेंद्र नाथ तस्क, उदय शंकर भट्ट या सेठ गोविंद दास। तो बच्चों दुर्गा जो एकांकी है इसके है उदय शंकर भट्ट है। कौन है, उदय शंकर भट्ट है। बाकी इनके नाटकों और रचनाओं में अगर इनको देखेंगे तो राका, मानसी, विसर्जन, युगदीप है, दाहर है, मुक्तिपथ है, कमला, बहुत सारी रचनाएं इनकी हैं। चलिए 24 में कह रहा है कि सागर मुद्रा इनमें से किसकी कृति है। सागर मुद्रा इसमें से किसकी कृति है, शमशेर बहादुर सिंह, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, कुंवर नारायण या हरि नारायण व्यास का। तो बताना है कि सागर मुद्रा इसमें से किसकी कृति है। बच्चों सागर मुद्रा जो है वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की है। इसका प्रकाशन 1970 में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाओं में अगर शुरुआती रचनाओं में देखेंगे तो भग्नदूत 1933 में, चिंता का 42 में, इत्यलम का 46 में, हरिघास पर क्षण भर 49 में, बावरा हरि का 54 में, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं।